दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको विश्व की कुछ प्रमुख फसलों यानी मेजर क्रॉप्स के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्रॉप्स कौन सी हैं, साथ ही इनकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड क्या हैं, मतलब किन भौगोलिक स्थितियों के अंदर ये पैदा होती हैं, इन फसलों के लीडिंग प्रोड्यूसर्स यानी कि जो अग्रणी निर्माता है वो कौन से हैं, और साथ ही हम कुछ एक रोचक तथ्य यानी कि फैक्ट्स भी जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक आज मैं आपको बता रहा हूं इससे सीधा सवाल बनेगा हर एक एग्जाम के अंदर, चाहे वो यूपीएससी का हो, एसएससी का हो या फिर कोई भी एग्जाम हो। तो ये टॉपिक तो आपको विशेषकर याद रखना है, तो प्लीज नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लिस्ट की शुरुआत हम राइस यानी चावल के साथ करेंगे। चावल एक बहुत ही प्रमुख फसल है, मेजर क्रॉप है। अगर बात करोगे ज्योग्राफिकल कंडीशंस की तो 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये पैदा होता है और इसे कम से कम 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि 100 सेंटीमीटर जितनी बरसात होगी, पानी मिलेगा, तभी ये क्रॉप यानी कि फसल पैदा हो पाएगी। और ख़ास करके इसके अंदर चिकनी मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात करोगे तो चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये वो देश है जहाँ से चावल एक्सपोर्ट किया जाता है। और लीडिंग एक्सपोर्टर की बात करोगे तो इस वक्त इंडिया जो है वो एक उभरता हुआ एक्सपोर्टर है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें, तथ्यों की बात करें, तो इनका जन्म यानी कि चावल का जन्म जो है वो बेसिकली एशिया के अंदर ही हुआ है। एशिया के नेटिव माने जाते हैं। इसके अलावा जो वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, उसके लिए चावल एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड है। मैं आपको बता दूं कि इसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो इस फसल को आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पर आती है गेहूँ। गेहूं को पैदा होने के लिए लगभग 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान की ज़रूरत पड़ती है और साल में 50 से 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा तो होनी ही चाहिए। मतलब चावल से थोड़ा कम हो लेकिन होनी चाहिए। याद रखना, दोमट मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। दोमट मिट्टी में अच्छा गेहूं पैदा होता है और साथ ही ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें से पानी निकल जाए, मतलब बाहर निकल जाए, पानी ठहरना नहीं चाहिए, तब जाके गेहूं पैदा होती है। लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात करें तो चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, रशिया और यूएसए विश्व में सबसे आगे हैं। यानी कि इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं ये इसमें सबसे आगे हैं। और अगर रूस की बात करोगे तो वो सबसे उभरता हुआ निर्यातक है, इसके अंदर एक्सपोर्टर है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। रोचक तथ्य की बात करें तो ये दक्षिण पश्चिम एशिया के मूल निवासी माने जाते हैं। मतलब दक्षिण पश्चिम एशिया के अंदर जो है गेहूँ सबसे पहले उगा होगा। विश्व स्तर पर दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल इसको माना जाता है और पकने के दौरान इसको तेज धूप की आवश्यकता होती है। मतलब तेज धूप में अच्छा खिलता है गेहूं, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तीसरी फसल आती है जौ यानी कि बारले। अगर इसकी भौगोलिक स्थितियों की बात करें तो ये भी 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में पैदा होती है। 50 से 75 सेंटीमीटर की बारिश इसको चाहिए होती है। पानी, अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी होनी चाहिए। मतलब दोमट मिट्टी के अंदर ये पैदा होती है और साथ ही पानी जो है वो मिट्टी से निकल जाना चाहिए, ठहरना नहीं चाहिए, तब अच्छी जौ पैदा होती है। लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, टर्की, ये दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट निर्यातक की बात करें, एक्सपोर्टर की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया एक उभरता हुआ एक्सपोर्टर है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। रोचक तथ्यों की बात की जाए तो उत्तरी अफ्रीका और एशिया के कुछ भागों के ये मूल निवासी माने जाते हैं सबसे पहले के। और जौ जो है वो सबसे पुराने अनाजों में से एक माना जाता है। इसकी खेती के प्रमाण आपको उपजाऊ अर्धचंद्राकार क्षेत्र की प्राचीन सभ्यताओं में मिल जाएंगे, यानी कि लगभग 10,000 साल पहले। तो इसका मतलब 10,000 साल पहले भी जौ की खेती हो रही थी। इसके अलावा जो जौ है वो बियर उत्पादन का एक प्रमुख घटक है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, तो जौ बहुत ज़रूरी हो जाता है। चौथे नंबर पर आता है मेज़ यानी कि मक्का। इसकी बात करें तो ये 15 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में पैदा होता है। 40 से 75 सेंटीमीटर तक की बरसात इसको चाहिए होती है और इसको भी जल निकासी वाली अच्छी दोमट मिट्टी चाहिए होती है। मतलब वही टाइप की मिट्टी है, दोमट मिट्टी, और पानी ठहरना नहीं चाहिए। लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, यूरोपियन यूनियन और अर्जेंटीना, ये सबसे आगे हैं। और सबसे बड़ा निर्यातक जो उभरता हुआ आ रहा है वो है ब्राज़ील, तो इसे आपको याद रखना है। फैक्ट्स की बात करें तो सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका और मैक्सिको के मूल निवासी इनको माना जाता है। भोजन, पशु आहार और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो एक बहुत बड़ी बहुमुखी फसल है।
मतलब जिसके बहुत सारे यूज किए जा सकते हैं। C4 प्रकाश संश्लेषण एक फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, इसको अपन C4 प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जब हॉट वेदर होता है, मतलब हॉट क्लाइमेट होता है, गर्म जलवायु होती है, तो ऐसे में ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उससे ये बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब इस कुशल तरीके से पैदा होता है। मैं आपको बता दूं कि जो जैव ईंधन होता है, इथेनॉल, बायोडीजल, इन सब के उत्पादन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं बाजरे के बारे में। बाजरे का जो तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वर्षा की बात करोगे तो 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में हो तो बढ़िया रहेगी, अच्छा जल मिलेगा। और साथ ही जो दोमट मिट्टी होनी चाहिए जिसमें पानी ठहरे नहीं, पानी निकल जाना चाहिए। लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इंडिया, नाइजर, चाइना, माली और नाइजीरिया जो है वो इसके अंदर अच्छा प्रोड्यूस कर लेते हैं। और लीडिंग एक्सपोर्टर की बात करें, निर्यातक की बात करें तो USA है। इसके अगर तथ्यों की बात की जाए तो ये मुख्यतः अफ्रीकी और भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है। और साथ ही ये छोटे दाने वाले अनाजों के समूह के अंदर आता है, जैसे कि ज्वार, बाजरा और रागी। बात करते हैं सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन के लिए 15 से 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 20 से 60 सेंटीमीटर की बरसात अच्छी रहती है। और साथ ही उपजाऊ मिट्टी चाहिए जिसमें जल ठहरे नहीं, मतलब जल निकल जाना चाहिए। लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात करें तो ब्राज़ील, USA, अर्जेंटीना, चाइना और इंडिया इसके अंदर बहुत आगे हैं। और लीडिंग एक्सपोर्टर की बात करें, निर्यातक की बात करें तो ब्राज़ील जो है वो सबसे आगे माना जाता है। बात करें अन्य तथ्यों के बारे में तो पूर्व एशिया का मूल निवासी इसे कहा जाता है, जो ईस्टर्न एशिया है। इसके अलावा सोयाबीन एक बहुमुखी फसल है। इसका उपयोग आप कई तरीके से कर सकते हो कई चीज़ों के उत्पादन के लिए, जैसे कि टोफू हो गया, सोया दूध हो गया और एडामे हो गया। इसके अलावा बायोडीजल, प्लास्टिक और औद्योगिक स्नेहक जैसे गैर खाद्य पदार्थों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सोयाबीन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करें गन्ने यानी शुगर केन के बारे में तो 20 से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान इसको चाहिए होता है। 100 से 150 सेंटीमीटर की बरसात इसके लिए अच्छी होती है, बहुत पानी की जरूरत पड़ती है गन्ने को। और थोड़ी सूखी मिट्टी के अंदर ये अच्छा उगता है, मतलब उसके अंदर पानी चाहिए होता है लेकिन सूखी मिट्टी अच्छी रहती है। लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात करें तो ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, थाईलैंड, मैक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया के अंदर अच्छा गन्ना उगता है। लीडिंग एक्सपोर्टर की बात करें तो म्यांमार इसमें सबसे आगे है। अन्य तथ्यों की बात करें तो न्यू गिनी का मूल निवासी से माना जाता है। अत्यधिक जल प्रधान फसल इसको कहा जाता है। चीनी और गुड़ के उत्पादन में यह प्रयुक्त है। इसके अलावा गन्ने के उप उत्पादों का प्रयोग जो है इथेनॉल बनाने में किया जाता है, जो कि एक नवीकरणीय ईंधन है। इसका मतलब ये हो गया कि खाद्य और ऊर्जा दोनों उद्योगों में इसकी अच्छी खासी महत्वता है। तो इसे आपको याद रखना है गन्ने को। अगली फसल है मीठा चुकंदर यानी कि शुगर बीट जिसको आप कहते हो। 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक का इसका तापमान होना चाहिए। 40 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए होती है और दोमट मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है जिसमें से जल ठहरे नहीं। रूस, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, टर्की ये इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। और लीडिंग एक्सपोर्टर की बात करोगे तो जर्मनी सबसे आगे है। अन्य तथ्यों की बात करूं तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र का ये मूल निवासी है, जो मेडिटेरेनियन सी है, आपको पता है। चुकंदर जो है विश्व की लगभग 20% चीनी उपलब्ध कराता है, जबकि शेष 80% चीनी गन्ने से प्राप्त होती है। चुकंदर से जो चीनी निकल जाती है उसके बाद जो गूदा बचता है उसका उपयोग पशु आहार के रूप में किया जाता है, जबकि उप उत्पादों का उपयोग इथेनॉल और बायोगैस बनाने में भी किया जाता है। तो इसका मतलब गन्ने की तरह ये भी काफ़ी उपयोगी हो जाती है। तो मीठा चुकंदर, शुगर बीट याद रखना है आपको। बात करते हैं कॉटन यानी कपास के बारे में। 18 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये अच्छी पैदा होती है। 50 से 75 सेंटीमीटर इसकी वर्षा होनी चाहिए। और पाला रहित दिन यानी वसंत ऋतु के जो आखिरी दिन होते हैं ये तब से शुरू होते हैं और फिर जब शरद ऋतु नहीं आ जाती तब तक ये चलते हैं। बेसिकली 180 दिन में ही कॉटन उग सकता है। लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, USA और पाकिस्तान लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। इसके अलावा एक्सपोर्टर की बात करोगे तो चाइना सबसे आगे है इसके अंदर। रोचक तथ्यों की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी कहा जाता है इसको। कपड़ों के लिए इस्तेमाल होने वाली नकदी फसल का एक रेशा है ये। जब फूल आते हैं तो उस दौरान साफ आसमान और धागाकरण के दौरान नमी की आवश्यकता होती है। इसकी भी अलग अलग टाइप की, अलग अलग किस्मों की कॉटन उगाई जाती है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर कीट लग जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं, तो उससे बचने के लिए बनाई गई हैं वो किस्में। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं रबड़ के बारे में, जो प्राकृतिक रूप से उगता है। प्राकृतिक वाला रबड़ 22 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में उगता है।
150 से 200 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए होती है और जलोढ़ मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप सोच सकते हो कि रबड़ को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात करोगे रबड़ के लिए तो इसके अंदर थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत और चीन दुनिया के सबसे अग्रणी निर्माता हैं। बात करोगे निर्यातक की तो थाईलैंड इसके अंदर सबसे आगे है। अन्य तथ्यों की बात करें तो ये ब्राज़ील का मूल निवासी माना जाता है। ये एक नकदी फसल है। पेड़ से जो लेटेक्स निकलता है उसको विभिन्न रबर उत्पादों में संसाधित किया जाता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा आर्द्रता, पानी की ज़रूरत पड़ती है और मिट्टी की स्थिति की आवश्यकता पड़ती है। अब ऐसी विशिष्ट मिट्टी की स्थितियां बनाने के लिए जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, जो रेन फॉरेस्ट है, आपको पता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उसकी जैव विविधता जो है, बायोडाइवर्सिटी जो है, उसको एक खतरा पैदा हो गया है क्योंकि रबड़ के बागानों के लिए इन्हें साफ किया जा रहा है। ये खबर आपने सुनी होगी। तो ऐसे में उनको खतरा है बायोडाइवर्सिटी को, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात करें पाम ऑयल के बारे में तो 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये पैदा होता है और इसके लिए रेनफॉल चाहिए होती है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। तो मतलब बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कोलंबिया और नाइजीरिया इसके प्रमुख निर्माता हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं। और लीडिंग एक्सपोर्टर की बात करोगे तो इंडोनेशिया सबसे आगे है। अन्य तथ्यों की बात करूं तो भूमध्य रेखीय अफ्रीका का मूल निवासी इसे माना जाता है। इसका उपयोग खाना पकाने, सौंदर्य प्रसाधन उद्योग और यहाँ तक कि जैव ईंधन के उत्पादन में भी किया जाता है। अब ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि पाम ऑयल जो है वो हर चीज़ में पाया जाता है आजकल। औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा इसे दक्षिण पूर्व एशिया में लाया गया। अब प्रेजेंट में हो ये रहा है कि इसकी खेती जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर की जा रही है। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के अंदर, मतलब जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पर एक जोखिम पैदा हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर वनों को लगातार साफ किया जा रहा है इसकी खेती के लिए, क्योंकि आजकल ये जो प्रोडक्ट है पाम ऑयल जो है वो आपको हर चीज़ के अंदर मिल जाएगा। तो इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई भी करनी पड़ेगी और सप्लाई करने के लिए वनों को काटना पड़ेगा। तो वही किया भी जा रहा है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। बात करें टी यानी कि चाय के बारे में तो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में पैदा होती है। 100 से 150 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए होती है और साथ ही ढलानों वाली अच्छी मिट्टी चाहिए होती है। मतलब ये पहाड़ों की ढलानों पर उगती है जिससे कि पानी निकल जाता है, मतलब पानी का निकास हो जाता है। लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात करें तो चाइना, इंडिया, केन्या, श्रीलंका और टर्की इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। लीडिंग एक्सपोर्टर की बात करें तो चाइना सबसे आगे है। बात करें तथ्यों की तो यह चीन, उत्तर पूर्व भारत के कुछ भागों और म्यांमार का मूल निवासी है। मतलब इसके बीच में विवाद है कि चीन, उत्तर पूर्व भारत और म्यांमार तीनों जगहों पर चाय का जो है कहीं ना कहीं खोज हुई है, कहीं ना कहीं डिस्कवरी हुई है। तो यही माना जाता है। पेय फसल और बागानी फसल इसको कहा जाता है। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि चाय कितनी पी जाती है। पत्तियों से काली चाय, हरी चाय, ऐसी सब चाय बनाई जाती है। मतलब ग्रीन टी भी बनाई जाती है, ब्लैक टी भी बनाई जाती है। इसके अलावा इसके लिए कुछ विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों और हाथ से कटाई की आवश्यकता होती है। मशीनों से नहीं काटा जाता है, इसको हाथ से काटा जाता है। तो चाय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चाय के बाद अगर कॉफ़ी की बात करें तो ये 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में पैदा होती है। 100 से 150 सेंटीमीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है और साथ ही अच्छी जलोढ़ मिट्टी चाहिए होती है जिसमें पानी ठहरे नहीं, पानी निकल जाए। अग्रणी निर्माता यानी कि लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात करें तो ब्राज़ील, वियतनाम, यूथोपिया और इंडोनेशिया सबसे आगे हैं। लीडिंग एक्सपोर्टर की बात करें तो ब्राज़ील सबसे आगे है। तथ्यों की बात करें तो अफ्रीका में जो इथियोपिया है ये उसका मूल निवासी माना जाता है। ये एक पेय फसल है चाय की तरह। कॉफ़ी बनाने के लिए बीजों को भूनकर और पीसकर इस तरीके से कॉफ़ी बनाई जाती है। विशिष्ट छायादार परिस्थितियों और अच्छी तरह से वितरित वर्षा की आवश्यकता होती है, तब जाके कॉफ़ी पैदा होती है। तो कॉफ़ी भी चाय की तरह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसे आपको याद रखना है। बात करते हैं कोको के बारे में। 20 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में पैदा होती है। 150 से 200 सेंटीमीटर की बरसात चाहिए होती है, बहुत पानी चाहिए होता है और साथ ही जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है जिसमें पानी ठहरे नहीं। लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात करें तो आइवरी कोस्ट, घाना, इंडोनेशिया, एक्वाडोर और कैमरून ये इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं। लीडिंग एक्सपोर्टर्स की बात करें तो आइवरी कोस्ट इसके अंदर सबसे आगे बढ़ रहा है। तथ्यों की बात करें तो मध्य और दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी माना जाता है कोको को।
चॉकलेट का मुख्य घटक है ये। कोको के जो बीन्स हैं वो मेसो अमेरिकन संस्कृतियों में इतने ज़्यादा मूल्यवान थे कि पहले इसको मुद्रा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। अगली जो फसल है वो है तंबाकू यानी टबैको, जो कि 18 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में पैदा होती है। 75 से 100 सेंटीमीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है और जलोढ़ मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है जिसमें पानी ठहरे नहीं। चीन, भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और यूएसए इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं और एक्सपोर्टर की बात करें तो ब्राज़ील इसके अंदर सबसे आगे। तथ्यों की बात करें तो तंबाकू मैक्सिको और मध्य अमेरिका का मूल निवासी है। सिगरेट में इसका इस्तेमाल होता है, तंबाकू में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा तंबाकू का इस्तेमाल पारंपरिक चिकित्सा में भी किया जाता है क्योंकि इसके अंदर दर्द निवारक गुण हैं, मतलब दर्द जो है वो खींच लेते हैं। दर्द निवारक गुण होने की वजह से पाचन संबंधी समस्याएं, इनके उपचार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा घावों और संक्रमणों को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब तंबाकू में भी अपने आप में बहुत से गुण हैं। जाहिर सी बात है, कोई फसल उगाई गई है तो किसी वजह से उगाई गई होगी। गलत इस्तेमाल भी है, सही इस्तेमाल भी है, करने वाले पर डिपेंड करता है। बात करें ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली के बारे में तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये पैदा होती है और साथ ही 50 से 75 सेंटीमीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए अच्छी पानी निकासी वाली दोमट मिट्टी और रेतीली मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है जिसमें पानी ठहरे नहीं। लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात करें तो चाइना, इंडिया, नाइजीरिया, अर्जेंटीना और यूएसए सबसे आगे हैं और लीडिंग एक्सपोर्टर की बात करें तो इंडिया सबसे आगे है ग्राउंड नट के मामले में। तथ्यों की बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका, विशेषकर ब्राज़ील और पैराग्वे, इसका ये मूल निवासी माना जाता है जो मूंगफली है उसको। मूंगफली की खास बात यह है कि ये एक फलीदार फसल है जो मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध करती है जिससे ये फसल चक्र के लिए लाभदायक होती है, यानी कि भूमि की उर्वरता में सुधार होता है इसके उगने से। तो इसका मतलब ये जो फसल है ये फर्टिलाइजेशन के लिए अच्छी है, तो इसे आपको याद रखना है। मूंगफली के बाद आती है सेब, जो कि 15 से 20 डिग्री के बीच में पैदा होती है और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है। इसके अंदर आपको जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। बात करें लीडिंग प्रोड्यूसर्स के बारे में तो चीन, यूरोपियन यूनियन, यूएसए, तुर्की और इंडिया इसके प्रमुख प्रोड्यूसर्स हैं और एक्सपोर्टर की बात करोगे तो इटली सबसे आगे है। तथ्यों की बात करोगे तो एक तथ्य आपको याद रखना है कि ये मध्य एशियाई क्षेत्र का मूल निवासी माना जाता है। इसके बाद आती है केला। केला भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर क्रॉप है। 18 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में पैदा होती है। 100 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए होती है और जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, एक्वाडोर, ये इसके प्रमुख जो निर्माता हैं। बात करोगे एक्सपोर्टर की तो एक्वाडोर सबसे आगे है। तथ्यों की बात करें तो ये दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी है। केले को बैरिज की श्रेणी में रखा गया है और ये थोड़े रेडियोधर्मी होते हैं, मतलब रेडियो एक्टिव होते हैं, लेकिन इनका सेवन जो है वो सुरक्षित माना जाता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। आखिर में जो फसल आती है जो मेजर क्रॉप में गिनी जाती है वो है अंगूर। 15 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में पैदा होती है। 60 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत पड़ती है और जलोढ़ मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात करें तो चाइना, इटली, स्पेन, यूएसए और फ्रांस इसमें सबसे आगे हैं। लीडिंग एक्सपोर्टर की बात करें तो चिली सबसे आगे है। तथ्यों की बात करें तो ये भूमध्य सागर का मूल निवासी माना जाता है, यानी कि अंगूर, और वाइन बनाने के लिए इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, ये हो जाती हैं कुछ मेजर क्रॉप्स जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जाती हैं और जिससे पैसा इधर से उधर होता है। तो इन फसलों को याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं से भी सवाल बन सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल मत भूलना, नोट्स बना लेना। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।